और भाई बहनों, क्या हालचाल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं चाइना और ताइवान का कॉन्फ्लिक्ट। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या है कि ये डिस्प्यूट कहाँ से अराइज हुआ। डिस्प्यूट ये अराइज हो रखा है कि ताइवान जो एक छोटा सा आइलैंड है, वो ये कह रहा है कि मुझे आप पॉलिटिकल स्टेटस दीजिए, मुझे एक कंट्री एक्सेप्ट कीजिए। लेकिन जितने भी हमारे, इनफैक्ट अगर कॉमनली कहना चाहें तो यूएन इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। इसके बावजूद छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, 19 कंट्रीज जो ताइवान को ऐसी स्टेटस देते हैं। बट बिकॉज चाइना जो एक रिकॉग्नाइज कंट्री है, उसकी पॉलिसी है वन चाइना पॉलिसी, और उसके अंतर्गत ताइवान चाइना का हिस्सा है, जो कि ताइवान रिफ्यूट करता है। ये ही डिस्प्यूट है। अब मैं इसको और सिंपल तरीके से ब्रेक कर देता हूं। ताइवान कह रहा है मैं अलग कंट्री हूं, चाइना कहता है ताइवान मेरा पार्ट है, और इसी का डिस्प्यूट है। अब ये डिस्प्यूट कहां से अराइज हुआ? किसी को ये कम ही पता होगा कि इस डिस्प्यूट में जापान का भी रोल है। ठीक है, तो इस डिस्प्यूट के दो पार्ट है। पहला पार्ट है कम्युनिज्म, दूसरा पार्ट है जापान का क्या रोल है। तो अपन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि इनिशियल स्टार्टिंग जापान से हुई थी। जापान से क्या स्टार्टिंग हुई कि 1890s के टाइम में चिंग डायनेस्टी चाइना के ऊपर रूल किया करती थी। तो ये जो डायनेस्टी थी या ये जो राजा थे, ये थोड़े से कमजोर टाइप के थे। तो उस टाइम का फायदा उठाते हुए जापान ने चाइना के ऊपर अटैक कर दिया। तो जैसे कि चाइना को सीनो बोला जाता है, तो ये सीनो जापान वॉर के नाम से फेमस हुई। कब हुई थी ये वॉर? 1894 के अंदर। अब इस लड़ाई के अंदर या इस वॉर के अंदर जापान ने उसकी कोस्टल एरियाज के ऊपर चाइना के कब्जा कर लिया। क्या क्या थे कोस्टल एरियाज? नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया कंबाइंड, उस टाइम पे कोरिया हुआ करता था। साउथ चाइना मेनलैंड के कुछ पार्ट जैसे कि गंगजाओ प्रोविंस और ताइवान, इसके अंदर शंघाई भी आ जाता है, वो भी उनकी कोस्टल सिटी है। इन सब पे जापान ने कब्जा कर लिया। कब कर लिया? 1894 में। अब ये कब्जा करने के बाद में जो चाइना एक सिंगल चिंग डायनेस्टी के थ्रू रूल होता था, छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक होने लगा, आपस में छोटी छोटी लड़ाइयां चालू हो गई। अब इन लड़ाइयों के चलते 1911 के अंदर एक पार्टी बनी KMT, कोमियोतांग। ठीक है, कोमियोतांग पार्टी के लीडर थे सुन यत सेन। इन्होंने क्या कहा कि भैया आपस में मत लड़ो, वन चाइना की तरह हम दुश्मन का मुकाबला करेंगे और इकट्ठा इसको एक चाइना मानेंगे। तो जैसा सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इंडिया में किया था, वैसा ही सुन यत सेन चाइना के लिए करना चाह रहे थे। यही आइडियोलॉजी थी। तो इस आइडियोलॉजी के चलते KMT पार्टी का गठन हुआ और उन्होंने कोशिश करनी चालू की। ये कोशिश बहुत हद तक साकार भी हो गई थी, लेकिन 1925 में सुन यत सेन की डेथ हो गई। और वो डेथ होने के बाद में उनकी जो KMT पार्टी थी वो दो पार्ट में डिवाइड हो गई। एक बन गए नेशनलिस्ट ग्रुप, एक बन गए कम्युनिस्ट ग्रुप। अब नेशनलिस्ट ग्रुप क्या कहते थे कि भैया जनता जो बोलेगी उसको हम कंसिडर करेंगे और उसी हिसाब से आगे का काम करेंगे। कम्युनिस्ट कहती थी जनता जो बोलेगी उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, हम जो बोलेंगे वो जनता को मानना पड़ेगा। तो ये आइडियोलॉजी डेवलप हो गई KMT पार्टी में, और दोनों गुट अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन अम्ब्रेला अभी भी एक ही था, KMT था। यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना की गवर्नमेंट डिक्लेयर रहती थी उस टाइम पे भी, और इसके दो गुट बन गए। इसकी वजह से क्या हुआ कि नेशनलिस्ट ने कम्युनिस्ट के ऊपर हमला करना चालू कर दिया और डोमिनेशन करने की कोशिश की। इस चीज का, इस इंटरनल लड़ाई का फिर जापान ने फायदा उठाया और 1931 में फिर अटैक मार दिया। और क्या, कौन सा एरिया कैप्चर किया? चाइना का सबसे बड़ा एरिया मंचूरिया, जो आपका नॉर्दर्न चाइना के उसके अंदर आता है रफली। तो मंचूरिया बहुत बड़ा एरिया था। ये कैप्चर होने के बाद में 1937 में जापान ने फुल फ्लेजेडली अटैक कर दिया चाइना के ऊपर। आप सब लोग जानते हैं 1942 से तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था। तो 37 में ही जापान ने अटैक कर दिया था, और अभी नेशनलिस्ट कम्युनिस्ट भी लड़ रहे हैं चाइना के अंदर। तो सारी चीज एक साथ चल रही थी।
चाइना कभी जापान को हरा नहीं पाया, लेकिन जब उसके ऊपर न्यूक्लियर बम गिरा, जो किसने डाला था, अमेरिका ने डाला था हिरोशिमा में, उसके बाद 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर एंड हुई। जापान ने जितने एरिया उसके पास में उस टाइम पे थे वो सब चाइना को, यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना को वापस दे दिए। इनमें से आपका ताइवान भी एक आइलैंड था, जिसको जापान ने सीधा सीधा कहा कि मैं आरओसी को हैंडओवर कर रहा हूँ। ठीक है, ये किस में आता है, ये पूरी लैंग्वेज आपको ट्रीटी ऑफ सैन फ्रांसिस्को में मिल जाएगी, उसके अंदर लिखा हुआ। अब ठीक है भाई, जापान ने कह तो दिया कि मैं आरओसी को हैंडओवर कर रहा हूँ, लेकिन अभी अंदर की लड़ाई तो निपटी नहीं थी। 1945 के बाद में कम्युनिस्ट वालों ने एक ट्राई की रशिया से कोलैबोरेशन करने की, रशिया मान गया। मानने के बाद उन्होंने नेशनलिस्ट को पूरी तरीके से साउथ पोर्शन ऑफ चाइना के अंदर कॉन्सेंट्रेट कर दिया, और आखिरी में नेशनलिस्ट वालों के पास में कुछ भी रास्ता नहीं बचा था, तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेनलैंड छोड़कर ताइवान का जो आइलैंड दिया था जापान ने, उसके ऊपर जाके सेटल हो गए। तो अब बेसिकली पूरा जो मेनलैंड था वो हो गया कम्युनिस्ट का, और जो छोटा सा आइलैंड था ताइवान का वो हो गया नेशनलिस्ट का। अभी भी पार्टी एक ही है, केएमटी। लेकिन जब ये चीज कंप्लीशन में आ गई और 1949 में इस सिविल वॉर को एंड कर दिया गया ऑफिशियली। ठीक है, यानी ये सिविल वॉर कब से शुरू हुई थी, 1927 से, और एंड हुई कब, 1949 में। लगभग 23 इयर्स चली थी, बहुत लंबी सिविल वॉर थी। तो इस सिविल वॉर के एंड के बाद में इन्होंने डिक्लेयर कर दिया, ताइवान ने कहा भाई हम हैं रिपब्लिक ऑफ चाइना, और मेनलैंड चाइना ने कहा हम हैं पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अब यूएन का गठन 1945 में हो गया था। यूएन आप सब लोग जानते हैं, एक यूनानिमसली बॉडी बनाई गई थी जो सारे वर्ल्ड के इंपॉर्टेंट देशों का संगठन है, या सारे देशों का संगठन है। उसके अंदर 1945 से ताइवान को उन्होंने ऑथराइज कर रखा था कि भाई आप चाइना हो, हम मानते हैं आपको, और मेनलैंड चाइना को कोई आधिकारिक तौर पे रिकॉग्निशन नहीं था। लेकिन 1971 में उन्होंने आरओसी को पूरी तरह से रिट्रीट कर दिया कि भैया हम आपको एज अ डिक्लेयर्ड कंट्री नहीं मानते हैं, यू आर नॉट चाइना इन आवर आइज। हमारी आंखों के अंदर चाइना कौन है, पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। और उसके बाद से चाइना का दबदबा बढ़ता जा रहा है, और ताइवान की पॉलिटिकल स्टेटस के ऊपर क्वेश्चन मार्क भी बढ़ता जा रहा है। अब ये डिस्प्यूट है। अब इसके अंदर एक चीज बड़े मजे वाली है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस है 134 किलोमीटर की। ताइवान स्ट्रेट करके जो वाटर लाइन है या वाटर बॉडी है, उतना ही है। दोनों जगह मिसाइलें तैनात है, दोनों आपस के अंदर कभी भी लड़ाई कर सकते हैं, जैसा कई सारे अखबारों में आ रहा है। लेकिन पॉलिटिकल स्टेटस के अंदर ताइवान भी अड़ा हुआ है कि नहीं, मैं अलग हूं और मैं एक यूनानिमसली सिलेक्टेड या इलेक्टेड कंट्री हूं, और मैं मेरे हिसाब से रहूंगा। लेकिन चाइना कहता है मेरी वन चाइना पॉलिसी है, और मेरे अगेंस्ट में दुनिया का कोई भी देश गया है तो वो मेरे लिए एक्सेप्टेड नहीं होगा। ताइवान इज अ पार्ट ऑफ चाइना एंड इट विल रिमेन अ पार्ट ऑफ चाइना। आपने रिसेंटली देखा होगा हांगकांग और मकाऊ के अंदर उन्होंने टू स्टेट्स वन कंट्री की पॉलिसी अपनाई है। कैसे? उन्होंने कहा है कि भैया आपका झंडा अलग रखो, आपकी सरकार अलग रखो, लेकिन आप चाइना के पार्ट हो और चाइना में रहोगे, इसको आप एक्सेप्ट कर लो। तो इसी तरह वो ताइवान को भी अप्रोच कर रहे हैं, लेकिन ताइवान ने मना कर दिया है कि भैया मैं अकेला हूं और मैं अकेला ही रहूंगा। तो ये हमने इस वीडियो के अंदर आपको समझाया, जहां से जापान से लड़ाई शुरू हुई। आज जापान से शुरू होने के बाद में सिविल वॉर आ गया। सिविल वॉर के बाद में जापान ने हैंडओवर कर दिया सेकेंड वर्ल्ड वॉर के एंड होने के बाद ताइवान आरओसी को। अभी दोनों अलग अलग हो रखे हैं, जो है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसको हम ऑथराइज चाइना मानते हैं, और एक है रिपब्लिक ऑफ चाइना जो ताइवान है, जो अपने आप को एक कंट्री की स्टेटस लेना चाहता है। ये टोटलिटी में डिस्प्यूट है। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी समझ में नहीं आया हो तो वो हमें कमेंट सेक्शन में लिखिए। अगर आपको और भी किसी टॉपिक के बारे में जानकारी चाहिए तो वो भी कमेंट सेक्शन में लिखिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार।